अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन से भी रिलेट करता है। तो हम बात करेंगे आज किसी करेंसी की वैल्यू के बारे में कि किसी की वैल्यू कम और किसी की ज़्यादा क्यों होती है। क्यों ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छाप कर आवाम को गुर्बत से निकाल ले, गरीबों में नोट तकसीम करे, और डॉलर को ही हम ग्लोबल करेंसी क्यों मानते हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें एक कवेती दिनार की, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो वो पाकिस्तानी 854 रुपयों के बराबर बनता है, जो कि डॉलर से कई गुना बड़ी अमाउंट है। इसी तरह दूसरे नंबर पे बहरीन की करेंसी आती है। बहरीन का जो दिनार है वो भी पाकिस्तानी 694 रुपये के बराबर है, जो कि यकीनन डॉलर से बहुत बड़ी रकम है। डॉलर क्योंकि 250 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ओमानी रियाल, और आप देखें तो एक ओमानी रियाल 680 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं आज की तारीख के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छापकर मुल्क का कर्ज नहीं उतार सकती। क्या गवर्नमेंट इतनी मजबूर है कि वो पैसा छाप के गरीबों में तकसीम नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट को किसी ने मना किया है कि वो ज़्यादा नोट ना छापे? तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़िम्बाब्वे में जो हाइपर इन्फ्लेशन रेट आया था, ये सन 2001 की बात है कि ज़िम्बाब्वे के सदर ने ऐलान किया कि अपनी मईशत की बहाली के लिए इस साल उनका मुल्क बहुत ज़्यादा नोटों की छपाई करेगा और उन नोटों को अवामो खवास में तकसीम कर दिया जाएगा। इस बात पर अमल दरामद किया गया और नोटों की छपाई अमल में लाई गई। लेकिन इस कदर ज़्यादा तादाद में नोट छापने की वजह से महंगाई आसमानों से बातें करने लगी। यहाँ तक कि अगर एक बच्चे को कैंडी लेने भी जाना होता था तो उसको अपने हाथों में हज़ारों बल्कि लाखों करेंसी नोट लेकर जाना पड़ता था। अगर एक इंसान को सिगरेट भी खरीदना होती थी तो उसके लिए उसे बोरियों में पैसे भर के लेकर जाना पड़ते थे, क्योंकि ये एक आम सी बात है कि अगर आपके पास चीज़ों की सप्लाई कम तादाद में हो और आपके पास करेंसी नोट बहुत ज़्यादा तादाद में हो, तो फिर एक आम सी चीज़ जैसा कि पेंसिल की कीमत भी लाखों में जा सकती है। दुनिया में सबसे पहला जो ट्रेड का काम शुरू हुआ था वो इस तरह से था कि ताजर अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास रखवाया करते थे। गवर्नमेंट इसकी सिक्योरिटी, इसकी लुक आफ्टर, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेती थी और उस ताजर को एक रसीद दिया करती थी जिसे हम प्रॉमिसिंग नोट कहते थे। ये एक कागज़ का टुकड़ा हुआ करता था जिसकी बेस पे ताजर तिजारत कर सकते थे और अपनी चीज़ों को बार्टर सिस्टम के मुताबिक एक्सचेंज कर सकते थे। बाद में यही टुकड़ा मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता हुआ बिलाहिर पैसा बन गया, जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ग्लोबल करेंसी क्या है और हम डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों मानते हैं, ओमानी रियाल, कतरी रियाल या इस तरह की किसी और करेंसी को क्यों नहीं। तो जनाब, पाकिस्तान की मिसाल लीजिए। पाकिस्तान को बहुत से मुल्कों से ट्रेड करना पड़ती है। अब किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी इकानमी को मजबूत बनाती हों। इसी तरह पाकिस्तान को भी बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना पड़ता है और उनके साथ चीज़ों को एक्सचेंज करना पड़ता है, जैसा कि सब्ज़ियाँ, फल, बहुत सी आइटम। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि जब पाकिस्तान यूएस से ट्रेड करे तो उन्हें अपनी आर में अमाउंट पे नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ये कागज़ का टुकड़ा तो उनके किसी काम का नहीं। इसकी वर्थ तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर है ना। इसी तरह अगर यूएस आपको डॉलर दे, आपके साथ ट्रेड करे, तो वो डॉलर आपके किसी काम के नहीं जब तक कि आप एक्सचेंज पे जाके उसको एक्सचेंज नहीं करवा लेते। वो तो एक अलग बात है। आप उससे आटा, घी, चीनी कुछ भी नहीं खरीद सकते। अब फ़र्ज़ करें कि आप फ्रांस के साथ तिजारत कर रहे हैं, तो आप उनको भी अपने लोकल करेंसी यानी कि पैसों में आप उनको कभी भी पे नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप रकम उनको अदा कर सकें, किसी चीज़ की पेमेंट कर सकें। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया और वो सॉल्यूशन ये था कि आप सोना और चांदी की शक्ल में किसी भी कंट्री को पे कर सकते थे, क्योंकि सोने और चांदी की ज़रूरत तो हर एक कंट्री को हुआ करती थी अपनी इकोनॉमी को बहाल रखने के लिए। लेकिन इसे कैरी करना बहुत मुश्किल काम था। जब आप किसी कंट्री के साथ किसी भी किस्म का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको कैरी करके सोना और चांदी नहीं दे सकते थे। तो इसके लिए एज अ सॉल्यूशन एक क्राइटेरिया सेट किया गया जिसमें हर एक कंट्री जो होता है वो अपनी करेंसी को गोल्ड के मुताबिक सेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो हमने सेट किया, ये मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ कि जो 1 ग्राम गोल्ड है ना वो 100 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल होगा।
और इसी तरह से अमेरिका ने सेट किया कि उनका जो 1 ग्राम गोल्ड है वो $1 के इक्वल होगा। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि उनका जो $1 है वो 100 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है। तो अगर अब आपने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के कोई एग्रीमेंट करना है, आप तो उसको गोल्ड के मुताबिक पे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यूएस के साथ $1000 की जो है ट्रेड करनी है, तो हम जो यूएस को जो रकम देंगे ना वो 1000 ग्राम गोल्ड के इक्वल होगी। अब होता ये है कि आप यूएस डॉलर को उतनी ही अमाउंट पे कर देते हैं जो कि उनके 1000 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में वो से कि वो 1 लाख बन रही है, तो आप पाकिस्तानी अमाउंट में उतने ही उनको रुपए पे कर देते हैं। अब सिनेरियो ये है कि यूएस कभी भी कह सकता है हमें कि ये आप अपने रुपए अपने पास रखें और मुझे इसकी अमाउंट के मुताबिक जितना आपके पास गोल्ड है ना इन रुपीज़ के मुताबिक आप वो पे कर दें, तो फिर हमें वो उनको गोल्ड पे करना होगा। अब क्वेश्चन है कि हम बहुत ज़्यादा करेंसी नोट क्यों नहीं छापते, हम गरीबों में बहुत ज़्यादा नोट तकसीम क्यों नहीं कर लेते, तो इसका जवाब भी यही है क्योंकि हमारे पास उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड मौजूद नहीं है। हर एक कंट्री सिर्फ उतनी अमाउंट में नोट छाप सकता है जितने उसके पास गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ है कंट्रीज़ के दरमियान कि एक कंट्री सिर्फ उतने नोट छाप सकता है जितना ज़्यादा उसके पास गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं। और ये क्वेश्चन के डॉलर ही जो है ये ग्लोबल करेंसी क्यों है, तो ये वर्ल्ड वार 1 की बात है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने, क्योंकि अमेरिका जो है उसके पास वेपन के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद थे, तो सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी सेफ्टी के लिए जब बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे तो उन्होंने अपने जो सोने के ज़खायर थे वो अमेरिका के पास रखवाए और उनसे उसके बदले में हथियार खरीदे। तो इस तरह से वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 80% जो गोल्ड था वो सारे का सारा अमेरिका के पास चला गया। जब अमेरिका के पास ये हकूक़ हासिल थे कि वो बहुत ज़्यादा डॉलर जो थे उसको छाप सकता था, तो अमेरिका ने उसी गोल्ड के रिज़र्व्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा डॉलर छापे। और अब ये कंट्रीज़ जो कि अमेरिका के साथ तिजारत करते थे ये उसके साथ डॉलर में तिजारत करते थे, वो उससे डॉलर ले सकते थे और डॉलर में ही वो उसको पेमेंट कर सकते थे। फिर होते होते ऐसा होता गया कि अमेरिका की जो इकॉनमी थी वो स्ट्रॉन्ग होती गई और इस तरह से डॉलर जो था वो एक एक्सचेंज साइन बन गया, एक ट्रेड का साइन बन गया कंट्रीज़ के दरमियान। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।